नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस ख़ास पेशकश में हम बात करेंगे घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ क़वानीन और अदालत के अहम फ़ैसलों की। एक अंदाज़े के मुताबिक मुल्क में 70% ख़वातीन किसी न किसी शक्ल में घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। सन 2019 में 4,05,326 मामले इस तरह के सामने आए और सन 2020 में 3,71,503 केसेस सामने आए हैं। लॉकडाउन के दौरान भी घरेलू तशद्दुद के मामलात में इजाफा देखा गया है। इसीलिए ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सन 2005 में कानून बनाया गया, जिसे 26 अक्टूबर 2006 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। इस कानून का मकसद घरेलू मामलात में तशद्दुद का सामना कर रही ख़वातीन को फौरी राहत देना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अहम फैसले दिए हैं। तो क्या है घरेलू तशद्दुद और इससे मुताल्लिक़ क़वानीन और अदालत के अहम फैसले, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं मारूफ वकील अक्षिता मनोचा साहिबा, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं समाजी कारकुन अर्चना अग्निहोत्री साहिबा। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और मैं आगाज़ करना चाहूँगा अर्चना जी से कि जब हम बात करते हैं घरेलू तशद्दुद की या घरेलू हिंसा की, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँचनी बहुत ज़रूरी है आपके ज़रिए से कि आखिर घरेलू तशद्दुद, घरेलू हिंसा क्या है? नुमान जी, घरेलू हिंसा शब्द सुनते ही एकदम से दिमाग में यही आता है, एक औरत बेचारी और उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको मारा जा रहा है, उसको सताया जा रहा है। इसी को हम लोग एक दिमाग में ही बैठा हुआ है कि घरेलू हिंसा का मतलब यही होता है। लेकिन घर क्या होता है? घर एक परिवार होता है। परिवार में कौन कौन होते हैं? बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और पति पत्नी होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सा है, और हो सकता है देवर देवरानी ये सब भी उसका हिस्सा हों। तो घरेलू हिंसा जब बात कर रहे हैं आप, तो घरेलू हिंसा को हम लोग सिर्फ इसी पर ना लें कि सिर्फ औरतों के साथ हो रही है। ख़वातीन अकेले ही इसके परेशान नहीं हो रही इनसे, इसके शिकार बच्चे भी होते हैं, इसके शिकार बुज़ुर्ग भी होते हैं। ये नहीं है कि बुज़ुर्ग नहीं होते। तो घरेलू हिंसा ओवरऑल अगर देखा जाए तो परिवार में कुछ लोगों को परेशान करते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। और घरेलू हिंसा का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो मैं चाहूँगी कि डिस्कस किया जाए, बात करी जाए उस बारे में, वो है कि घरेलू हिंसा से क्या हो रहा है। परिवार बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरीके से खुशहाल परिवार रहे। उस खुशहाल परिवार को रखने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाए कि घरेलू हिंसा वाला मुद्दा ना आने पाए, इसको मैं जानना चाहूँगी, इसके बारे में बात करना चाहूँगी आज। और घरेलू हिंसा में मैं आपको बता दूँ, महिलाएं ही नहीं, बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर भी हिंसा होती है, वो भी घरेलू हिंसा का पार्ट होती है। और जो बुज़ुर्गों के संग हिंसा होती है, उनको ह्यूमिलिएशन, उनको रिजेक्शन, उनको नकारना, ये भी घरेलू हिंसा का पार्ट होती है। तो हम चाहेंगे कि इन सभी मुद्दों को आप आज उठाएं, जिससे कि लोग इस बारे में जानें। बहुत अच्छी बात आपने कही। अक्षिता जी, इसी सवाल पर मैं आपका भी नज़रिया जानना चाहूँगा, ताकि आप भी ये बता सकें कि आखिर है क्या। जी नुमान जी, जो हमारा कानून है विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 2005 में आया है, उसमें घरेलू हिंसा में एक डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन में उन्होंने सिर्फ मार पिटाई को घरेलू हिंसा नहीं रखा, उसके बड़े सारे और जैसे हम कहेंगे न्यूआंसेस है, पहलू हैं, उनको भी उस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो जी, सबसे पहली चीज़ जो लोगों के दिमाग में आती है, जैसे अर्चना जी ने कहा, वो है मार पिटाई, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल पार्ट है। लेकिन कई बार मार पिटाई की जगह वर्बल वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक एस्पेक्ट जो स्पेसिफिकली इस एक्ट में दिया गया है, वो है सारा टाइम ताने मारना कि जी आपका लड़का क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ पे इंसल्ट करना या किसी भी और तरीके से ह्यूमिलिएट करना, हरास करना या थ्रेटन करना कि इसको वो कर देंगे, उसको वो कर देंगे, डाउरी के लिए परेशान करना, चाहे आपने हाथ ना उठाया हो। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी को ताने मार रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि अच्छा तूने ऐसा नहीं किया तो वो कर देंगे, ऐसा नहीं किया तो तुम इस तबके के हो, कास्टिस्ट वायलेंस, वर्बल वायलेंस करना, यानी ज़हनी तौर पर उसको परेशान करना। उसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ एक्चुअली ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो फॉर एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली मैरिटल रेप इज़ नॉट एन ऑफेंस, बट अगर आप किसी को इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कराते हैं उसकी मर्ज़ी के बिना और एक ह्यूमिलिएटिंग, डिग्रेडिंग तरीके से,
दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड यू कैन एक्चुअली टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। उसके ऊपर देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल डिप्राइवेशन, इकोनॉमिक वायलेंस जिसे हम कहेंगे। जी। आप शायद पुराने ज़माने में इसे नॉर्मल माना जाता था, लेकिन अगर आप देखें किसी से उसके सारे फाइनेंसेस ले लेना, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। अगर इंसान के पास पैसा ही नहीं होएगा, वो घर में कुछ खा ही नहीं सकता, मतलब कुछ पी पैसा नहीं है, सकता। जेवर है, उसकी सैलरी है, सब जो कुछ आपने भी है ले लिया। वो आपने अपने कब्जे में सब ले आपने लिया। अपने कब्जे में कर लिया। उसका स्त्री धन आया, उसकी शायद मेहर आई, जो भी आया आपने सब अपने कब्जे में कर लिया और आप उसको दे नहीं रहे, या आप उस पर उल्टी सीधी कंडीशंस लगाते जा रहे हैं कि उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ रिसोर्स रोकना, कि तुम ये नहीं खाओगी, या तुम ये वाले कमरे में नहीं जा सकती, तुम टीवी नहीं देख सकती। कानून क्या कहता है? ये भी एक तशद्दुद है, ये भी हिंसा है। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ये भी हिंसा है। तो हिंसा सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक लिमिटेड है ही नहीं कानून में, जो एक हमारा नॉर्मल मानना है। लेकिन हिंसा अगर आप देखें तो कानून ने तो हर जगह डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपको एक सही तरीके से नहीं रखा जाता तो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। लेकिन जी हाँ, बहुत बार लोगों को ये समझना पड़ता है कि ये जो तरीका है ये मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि अगर मेरा बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है और मुझे बार बार जाके अपने हस्बैंड से पैसे लेने पड़ रहे हैं और उसके लिए मुझे कॉन्स्टेंटली ताने मारे जा रहे हैं, या मुझे बोला जा रहा है कि अच्छा अगर तुम दिन में 3 बार खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा तुम्हारे ही पैसे के, उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया गया। उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड किया गया। बहुत अच्छी बात है। अर्चना जी, आपका एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी ऐसे लोगों से मुलाकात की है और आप समाजी कारकुन हैं इस फील्ड के अंदर। किस तरह के केसेस और किस तरह के वायलेंस सामने आते हैं जिनमें आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? घरेलू हिंसा से जैसे दिमाग में आता है कि सबसे पहला होता है कि महिलाओं के संग जो हिंसा हो रही है, ऐसे किस्से भी आते हैं और ये बात सही है कि कई बड़े दुखदाई होते हैं, उनकी बड़ी मदद करने की करी भी जाती है और कानून में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं, एक जो ट्रेंड था पहले कि महिलाओं के संग ज़्यादा होता है, तो ये बात कुछ हद तक सच है। लेकिन अब जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ, अब ये जो ट्रेंड देख रही हूँ, अब ये भी होने लगा है कि जो महिलाएं हैं वो अब ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। लड़कियां जो नई जनरेशन की हैं वो एग्रेसिव होके वो छोटी छोटी बात को ज़बरदस्ती इशू बना के उसको बहुत एग्रेसिव हो जाती है, एग्रेशन पे ले जाती है, बहुत हाई लेवल पे उसको मुद्दे को झगड़ने का मुद्दा बनाते हैं। इस तरह के भी केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ से हो सकता है कि एक दूसरे में हाथ वगैरह उठ जाए और फिर उसको मुद्दा बनाया जाता है कि घरेलू हिंसा, जबकि सच्चाई क्या हुई है कि शुरुआत की, और घरेलू हिंसा मतलब एकदम से कॉन्सेप्ट ले लिया जाता है कि लड़की के ऊपर हाथ उठ गया अगर तो घरेलू हिंसा है, जबकि ऐसा आजकल दूसरी तरफ से भी होने लगा है। एक तो ये बात है, दूसरी, और इसको भी मैं सही इसलिए नहीं समझती, किसी भी तरह की घरेलू हिंसा परिवार में सब लोगों का एक अहम जिम्मेदारी है, उनके एक अहम तरीका है काम करने का, और हर एक उतना ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे छोटा बच्चा हो घर का, चाहे बुजुर्ग हो घर का, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबसे मिलके परिवार बनता है। परिवार में हर एक को एक दूसरे का सम्मान करना है, लेकिन हाँ, किसी को एक दूसरे को परेशान भी नहीं करना है, पुश भी नहीं करना है। इसी के संग एक बात मैं और करना चाहूँगी, आपसे बताना भी चाहूँगी, हिंसा जो घरेलू शुरू होती है वो शुरुआत होती है छोटी चीज़ों से। हमारा अपना अनुभव रहा है, हिंसा को उस जगह पर अगर रोक दीजिए तो हिंसा के रूप में नहीं आती है। कहाँ रोकें? हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। होता क्या है, जब शुरुआत होती है तो एक पोजीशन की फीलिंग से कि नहीं तुम ऐसे नहीं करो, उसको उसी टाइम पे अगर वो आप मतलब कि कोई ऐसा गंभीर मुद्दा नहीं है कि हम जो है बहुत बड़ी सीमा लांघ कर रहे हैं, कि जैसे वो शुरुआत ऐसे करेंगे, नहीं 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 तुम जो है अंडा मत खाओ क्योंकि हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाएं, हम तो पहले से खा रहे हैं, आपको पता है, तो इसमें मत रोकिए। शुरुआत ऐसे होती है तो प्यार में एक दूसरे के लिए लोग करना शुरू करते हैं, लेकिन वो आगे जाके जो बढ़ता है वो अक्सर जो होता है कि मेल ही अक्सर जो है थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है और हाथ वाथ उठा देता है। लेकिन उसको रोकने का तरीका, आप शुरुआत जब होती है, आपके पोजीशन आपके ऊपर शो किया जा रहा है, आपको दबाने का छोटा सा भी जो मुद्दा हो वहीं पे आप रोक दीजिए, तो हिंसा का रूप नहीं बदलेगा वो। यानी जहाँ से शुरुआत हो रही है नाजायज तरीके से दबाने की, हाँ, या कुछ आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की, पाबंदियां, हाँ, जी, अगर हम कहें कि वो जायज नहीं है, हाँ, और वो आप एक्स्ट्रा पाबंदियां आपको लग रहा है कि लगाई जा रही हैं, तो आप तुरंत जो जायज नहीं है, तो वहां से आप सबसे पहले वहीं से आप अपोज करना शुरू कर दें, वहीं से आपको नो बोलना होगा, वहीं से आपको मना करना होगा। जी हाँ, तो अगर आप ये कर देंगे
तो आगे नहीं बढ़ती है हिंसा। ये मैंने कई जगहों पे देखा है होते हुए, और जहाँ पे इन चीज़ों को शुरू में हंसी मजाक कर अरे इतनी सी बात है चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं, वहाँ पे हमने हिंसा वो बढ़ता चला जाता है वो दायरा। बिल्कुल आपने सही कहा। अक्षिता जी, कानून क्या कहता है? कानून जो है उसके दायरे में क्या कुछ लाया गया है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है और किस तरह से उसमें प्रोटेक्शन दी गई है? जी, अगर आप एक्ट देखें तो सबसे जो पहली सेकंड सेक्शन है एक्ट का, ये है सारी डेफिनेशंस। तो उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। एक है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो अक्सर हम सोचते हैं कि वायलेंस जो है वो एक वाइफ के साथ एक हस्बैंड ने कर दी, लेकिन अगर आप एक्ट देखें तो डोमेस्टिक रिलेशन में एप्लीकेबल है फैमिली, और आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके माँ बाप है जो आपको मार सकते हैं या सिर्फ हस्बैंड वाइफ है जो मार सकते हैं। अगर मान लो हमने केसेस देखे हैं कि माँ बाप तो फिर भी बचाने चले हैं, लेकिन ताऊ जी जो हैं वो पैट्रियार्क है फैमिली के और वो मारना चाहते हैं। आप कुछ डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली अगेंस्ट आपके खड़ी होगी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते वरना हम कुछ कर देंगे। तो ये सारी वो जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर किलिंग्स है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक फैमिलियल रिलेशनशिप में किसी बच्चे को भी इतनी बुरी तरीके से मारना या टॉर्चर करना या वर्बली अब्यूज़ करना या उसके एक्सेस को स्टॉप करना किसी भी तरीके से, जैसे एजुकेशन को स्टॉप कर देना, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड डोमेस्टिक वायलेंस। तो दैट इज़ अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप दैट द एक्ट फर्स्ट डिफाइंस कि कौन किसके अगेंस्ट इस एक्ट में जा सकता है। हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक फ्रेम लेके हम चलते हैं कि इन्हीं के बीच में होता है, यही माना जाता है। जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है इसको सुनते ही कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को मार रहा है बस। लेकिन अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन है उन तक पहुँचे कि सिर्फ पति ही शामिल नहीं है। जिस घर में वो रह रही हैं वहाँ पर जो भी अगर उसके साथ इस तरह का कोई व्यवहार कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी घरेलू तशद्दुद है। बिल्कुल। और मैं एक इशू उठाना चाहूँगी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का। जैसे मैम ने कहा, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एक्ट है, तो एक बार इंसान को लगता है कि हाँ अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में सिर्फ औरत है, लेकिन अगर आप चाइल्ड की डेफिनेशन देखें तो उसमें वुमन नहीं लिखा हुआ, एनी पर्सन लिखा हुआ है। तो अगर किसी के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, ये एक्ट भी एक ज़रिया है एक तरीके के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स लेने का कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे आप राइट ऑफ रेजिडेंस दो, मतलब कि मुझे इस घर से ना निकाला जाए, मुझे एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर चाहिए कि ये इंसान इस घर में ना आए जो मेरे साथ ये अब्यूज़ कर रहा है, और मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए कि अगर जैसे कोई इंसान है, जैसे फादर है आपके, वही आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन वही आपके लिए कमा भी रहे हैं, आप उन्हीं के बेसिस पे खा रहे हो, तो मुझे मॉनेटरी रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस भी दिया जाए कि क्योंकि हमने इनको घर से अलग कर दिया कि मेरे अगेंस्ट कोई हार्म ना हो, ऐसा ना हो कि हम भूखे मर जाएं। तो ये सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आपको एक्ट में ही मिलेंगे। यानी आप उस व्यक्ति से जो भी आपके ऊपर हिंसा कर रहा है उससे बचना भी है। हाँ, वो कानून आपको वो देता है, और रेजिडेंस यानी आप रहने के लिए भी आपको प्रोटेक्शन देगा, और आपको जो माली मदद है वो भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस कानून के अंदर ही तमाम प्रावधान, तमाम जितनी भी हो सकती हैं वो दी गई हैं। अर्चना जी, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो आपके सामने क्या आता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका रीज़न क्या होता है, क्यों घरेलू तशद्दुद बढ़ता है, किस तरह से ये चीज़ आती है? नोमान जी, अभी जैसे कि इन्होंने कहा कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, एक आपको बता दें एक स्टडी हुई है, उसमें डेटा जो आया है उसमें ये निकल के आया है कि जिन बच्चों के संग, जैसे इन्होंने बताया ना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में डेफिनेशन जेंडर न्यूट्रल रखी गई है, ये नहीं कि मेल या फीमेल। और इसी को ही मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहती हूँ, जो आपका वजह वाली बात है वहीं पे बताना चाहती हूँ। स्टडीज़ आई हैं कि जिन बच्चों के संग सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, जिन मेल बच्चों के संग सेक्सुअल अब्यूज़ होती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा करते हैं, और जिन फीमेल बच्चों के संग सेक्सुअल अब्यूज़ होती है वो विक्टिम सिचुएशन में अपने को डालने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उनमें, और ये दोनों ही सिचुएशन डोमेस्टिक वायलेंस का आधार होती है अक्सर 90% टाइम्स। जब हम बात करते हैं इस तरह के वायलेंस की, चलिए उसी को ही हम सबसे पहले ले लेते हैं जहां बात आती है एक महिला को उसके पति से जो तशद्दुद है उसका शिकार होना पड़ रहा है। क्या करे वो महिला, कहाँ जाए, सबसे पहला स्टेप? जी, अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो आप पुलिस स्टेशन जाइए।
अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पुलिस स्टेशन जाने वाली हालत में नहीं हूँ या मुझे बीच रास्ते में ही कुछ कर देगा, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप एक बाथरूम में बंद होकर कॉल कर रही होती हैं, तो आप पुलिस को अपने पास बुलाइए। उसके अलावा इतने NGOs हैं, इतनी गवर्नमेंट शेल्टर्स हैं जिनको आप उसी टाइम कॉल कर सकती है, वो आपको उस सिचुएशन से निकाल के एक शेल्टर होम में रखेंगे। उस शेल्टर होम में अगर आपके साथ फिजिकल वायलेंस हुई है, आपके मेडिकल टेस्ट भी होंगे, उसी टाइम आपकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, आपके जितने निशान हैं, सारी चीज़ें हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींची जाएंगी विच विल बी यूज्ड एज एविडेंस लेटर। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई जाने की जगह नहीं है, आप पुलिस को कॉल कीजिए। आप किसी, इनफैक्ट द एक्ट सेज कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और आप किसी भी शेल्टर में जाती हैं, तो कोई शेल्टर आपको मना नहीं कर सकती कि आप हमारे यहाँ नहीं रह सकते, हमारे पास जगह नहीं है। उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है मना करने की। एज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप किसी मेडिकल फैसिलिटी को अवेल करना चाहती है, कोई हॉस्पिटल भी आपको मना नहीं कर सकता। अब उनके पास अथॉरिटी नहीं है आपको मना करने की कि हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते, हम आपका इलाज नहीं कर सकते। अगरचे वो मना करते हैं, यू हैव योर रेमेडीज, आप कोर्ट के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ। आई अंडरस्टैंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और बहुत लोगों को पता नहीं है, बट अल्टीमेटली द व्हाट लॉ कैन डू इज प्रोवाइड यू विद अ रेमेडी। अर्चना जी, जब से ये कानून बना 2005 के बाद से 2006 में लागू हो गया, क्या आपको ग्राउंड रियलिटीज़ क्या नज़र आती हैं? इस कानून के बनने के बाद में क्या वायलेंस कम हुआ है, लोग डरे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा हुआ है? किस तरह से आपको सॉल्यूशन नज़र आते हैं इस कानून के साथ साथ? सबसे पहली बात तो चाहे इसको किसी भी उसमें रेफरेंस में ले लीजिए, लेकिन वायलेंस कम तो नहीं हुई है। या तो ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा की वजह से रिपोर्टिंग बढ़ गई है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वायलेंस का डेटा बढ़ रहा है, तो उसको तो हम लोग नहीं कह सकते कि कानून की वजह से कम हुआ है। हाँ, कानून की वजह से एक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, एम्पावरमेंट बढ़ रहा है। और अभी लेटेस्ट, अभी 2014 के बाद एक स्कीम निकली है, सिंगल विंडो स्कीम 181 नंबर, दैट इज़ वेरी पावरफुल। 181 नंबर अगर आप डायल करें तो आपके पास काउंसलर भी आता है, पुलिस भी आती है, वकील भी साथ में आता है, तो वहीं पे ही कई सारे इश्यूज एक साथ एड्रेस हो जाते हैं। यानी किसी भी महिला के साथ अगर कहीं हिंसा हो रही है तो 181 वो डायल करें, 181 पर वो कॉल कर सकती है। बिल्कुल, अब बहुत इफेक्टिव है ये और काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रही है। और कई बार तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि काउंसलिंग की वजह से बात आगे बढ़ने के बजाय वहीं पे ख़त्म हुई है। तो अक्षिता जी, जब हम अदालत की बात करते हैं तो कौन कौन से वो ऐसे अहम फैसले हैं जिन्होंने इस कानून को और मजबूती दी है और ख़वातीन को और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, सिक्योर किया है? नुमान जी, सबसे पहले फ़ैसले की जिसकी हम बात करेंगे, ये है फ़ैसला जहाँ पे इस एक्ट को थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है। ये हरियल पी हसोड़ा जी का केस है, दिस इज़ 2016। जब जो हमारी एक्ट है उसमें जो रिस्पोंडेंट है, जिसका मतलब जिसके अगेंस्ट आप इस एक्ट में केस फाइल करेंगे, उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है एडल्ट मेल और प्रोवाइज़ो में दिया हुआ है फीमेल रिलेटिव्स ऑफ एडल्ट मेल। अब ये डेफिनेशन आपकी रिलीफ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर मैं इसमें हस्बैंड एंड वाइफ की डोमेस्टिक वायलेंस हटा दूँ, मैं एक सीनियर सिटीज़न को लाऊं, अगर एक मदर इन लॉ को एक डॉटर इन लॉ परेशान कर रही है, यानी सास को बहू परेशान कर रही है, जी, अगर उल्टा हो रहा है, जो कि होता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो देखो सारे इंसान हैं, जो गंदा है वो गंदा है, उसने जो करना है वो करना है। नहीं, वो ये भी फर्क पड़ जाता है, कभी कभार एक इंसान बूढ़ा हो गया है तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर एक जवान व्यक्ति जो है वो हावी हो रहा है, हाँ, वो हावी हो रहा है, वो हावी हो रहा है। तो अगर हम उस डेफिनेशन के साथ चले कि आप इस एक्ट में तभी जा सकते हैं अगर एक एडल्ट मेल है, पर एडल्ट मेल कुछ कर ही नहीं रहा घर का, वो तो फीमेल कर रही है, तो हम इस एक्ट में ही नहीं जा सकते। तो हम उस फीमेल, हम अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते फिर इस एक्ट के अंदर, तो इस प्रोटेक्शन का फिर फायदा क्या हुआ? यानी मर्द अगर आपके साथ कोई ज्यादती कर ही नहीं रहा और आपकी सास कर रही है या बहू कर रही है, के ऊपर अगर बहू कर रही है तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं था। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एडल्ट मेल को डिलीट कर दिया जाए। इनफैक्ट जो वो केस था उसके जो फैक्ट्स थे वो भी ये थे कि एक मदर एंड डॉटर ने अपने बेटे, ब्रदर और उनकी वाइफ और सिस्टर्स के अगेंस्ट केस किया। तो उस केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस एडल्ट मेल को हटाना पड़ेगा। इक्वालिटी का मतलब मेल और फीमेल सेम है, तो हमें एडल्ट मेल को हटा के फीमेल्स को भी लायबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं होगा और जो पर्पस है एक्ट का कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट किया जाए, वो अधूरा रह जाएगा।
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वायलेंस सिर्फ आदमी कर सकता है, वायलेंस तो औरत भी करती हैं, वायलेंस बच्चों के अगेंस्ट भी हो जाती है। तो इसलिए इस एक्ट को थोड़ा कॉम्पोजिट बनाने के लिए उसको हटाया गया। जब हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की, घरेलू तशद्दुद की, डोमेस्टिक की, तो उस डोमेस्टिक की चार दीवारी क्या है, उसे आप कितना मानेंगे? उसके अंदर क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हैं उस घर के अंदर, या और भी फैमिली के मेंबर हैं, या जॉइंट फैमिलीज भी हैं? किस तरह का उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस में लेकर के आ सकते हैं? जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप और जो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन है उसके हिसाब से सीनियर सिटीजन्स, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके ताऊ जी, जो भी एक घर में आपके साथ रह रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, इवन अगर आप अडॉप्टेड हो तो वो भी एक्ट में दिया हुआ है। जितने लोग एक घर में साथ रह रहे हैं किसी रिश्ते से और वो किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं और उनसे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको केस बताया मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, मदर इन लॉ के पास इतनी क्या कहते हैं पावर है एक्ट में कि वो डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि मदर इन लॉ एक कमरे में रहती हैं, बूढ़ी हैं, नहीं जाती, एक अटैच्ड बाथरूम वाला कमरा ले सकते हैं। तो एक्ट में इतनी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की पावर अगर आप मजिस्ट्रेट के पास केस बनाए हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भैया मेरे कमरे में नहीं आओगे, आप बाकी घर में जो भी करना चाहो करो। अगर आप एक बच्चा हैं, उसकी निगरानी कौन करेगा? उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंटेड है एक्ट के अंदर, और मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है कि पुलिस, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स यानी मेडिकल सर्विस, काउंसलिंग के सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ वो एनफोर्स करे अपने ऑर्डर्स और अपने ऑर्डर्स की इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ले। तो जैसे नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आप पुलिस को जाके बताते हो, अगर सब कायदे से चलता है तो जो बीट ऑफिसर होता है ना, बीट ऑफिसर आपके घर की भी निगरानी रखता रहता है। तो जैसे ही क्यों हम 100 नंबर पे कहते हैं फ़ोन करो, जैसे आप 100 पे फ़ोन करोगे वो जो बीट ऑफिसर होगा जो आपके एरिया के लिए अलॉटेड है वो एकदम वहाँ पे आ जाएगा, और अगर कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा तो उसको पता चल जाएगा कि यार ऑफिसर बाहर है जी। तो वहीं से आपकी वायलेंस का दायरा कट जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास विंडो है, बैल्कनी है, कुछ भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिनेरियोज जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कॉल नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज देयर इज़ अ बीट ऑफिसर जिसका काम है आप पे निगरानी रखना कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो। ही विल बी ऑन अ लुकआउट कि कहीं आपको किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। इनफैक्ट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, ये सीनियर सिटीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में है, there is a senior citizens app that has been released by Delhi Police and मैंने अपने पेरेंट्स को भी एनरोल कराया है। एंड नोमान जी आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रॉपर पुलिस आके सारा एरिया चेक करती है एंड रेगुलर नज़र रखती है कि किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। गलत तो नहीं हुआ है, बिल्कुल आपने सही कही। प्रोटेक्शन की बात होती है और प्रोटेक्शन के साथ साथ एक चीज़ ये भी होती है कि महिला क्या करे। आपके पास, क्योंकि आप काम करती हैं, आपको पता है इस तरीके की केसेस आपके पास आते हैं, जब कोई पीड़ित महिला या ऐसी जिसके साथ कोई घरेलू तशद्दुद हुआ है, वो महिला आपके पास कॉल आती है या वो खुद आती है, क्या करती हैं आप? तो ऐसा है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मुद्दे की जड़ पे जाऊँ। पहले जड़ जानने के बाद मैं तय करती हूँ कि इसके साथ इसको किस तरफ लेके जाना है। अक्सर ये लोग, अक्सर चांस की बात है, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आते हैं। उनका मैं मुद्दा समझती हूँ और मुद्दा समझने के बाद उनको वो नज़रिया देती हूँ जिससे से उनको रोज़ के मुद्दों को देखना चाहिए, बजाय इसके कि उसको हर मुद्दे को दुश्मन की तरह देखा जाए। एक तो ये करती हूँ। और लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि अन्याय हो रहा है तो फिर मैं कह देती हूँ कि अन्याय बर्दाश्त करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोगों क्या, जैसे कि आप जानते हैं पाप और पुण्य वगैरह होते हैं, अन्याय सहना भी पाप है। तो फिर मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहती क्यों रहे, और ऐसे में फिर मैं पुलिस भी बुलवाती हूँ और ख़ुद भी एक्शन लेती हूँ, और एक दो को जेल भी भिजवाना पड़ गया, पर अगर सही लगता तो मैं करती हूँ। जेल भिजवाना पड़ गया। हाँ, तो आप अक्षिता जी, ये जेल भेजने का जो प्रावधान है वो क्या है, किस तरह से जेल भेजा जा सकता है और किस सूरत में, किस सिचुएशन में जेल भेजा जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें अगर आप ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करेंगे तो मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर कि आपको 1 साल की जेल के लिए भेज दे या आपको 20,000 का फ़ाइन दे दे। मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि किस तरीके के ऑर्डर्स होते हैं इस एक्ट में, ताकि
एक रेजिडेंस ऑर्डर्स होता है कि आपकी, एक तो आपको प्रॉपर्टी से निकाला ना जाए और एक आपकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ ना की जाए। ये So, इमीडिएट आता है, सबसे पहले यही आता है। ये सबसे पहले वाले ऑर्डर्स हैं और ये आपको स्पेसिफिकली मांगने पड़ेंगे। जो आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं वो आपकी तरफ से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे आपने बोला कि उस तबके के लोग आते हैं जो ज़्यादा लिटरेट नहीं है या जिनको वकीलों का इतना एक्सेस नहीं होगा या नॉलेज नहीं होगी, तो आप अपना स्त्रीधन या अपना, बड़े सारे लोग होते हैं, मेड्स होते हैं, घर में पैसे बचा बचा के रखते हैं, हस्बैंड उठा लेते हैं, या मेरी तो ऐसी मेड थी कि जिनके बेटे ही पैसे उठा के ले गए, मैं हस्बैंड पे तो क्या ही जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले सिक्योर करनी है क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स हैं और आपके रहने की जगह है, उसकी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले ऑर्डर्स पास होते हैं। फिर ऑर्डर्स पास होते हैं कि आपके अगेंस्ट कुछ ना किया जाए या आपको घर से निकाला ना जाए या आपका घर डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। एक तरीके का रिस्ट्रेन ऑर्डर पास हो जाता है कि आपके दायरे के आजू बाजू नहीं आना, आपकी प्लेस ऑफ वर्क पे नहीं आना, क्योंकि बहुत सारी बार आप देखेंगे कि जब घर में बात नहीं सुलटी, घर में कुछ नहीं हुआ, तो प्लेस ऑफ वर्क पे जाके दंगा करना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है। तो उसके लिए भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स पास होते हैं। उसके बाद बात आती है मेंटेनेंस की। एक फाइनेंशियल सोर्स तो रहते ही, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, एक फाइनेंशियल सोर्स तो रहता ही है। उनके बिना आप डगमगा जाओगे और अपने पैरों पे खड़ा होने में टाइम भी लगता है। तो वो मजिस्ट्रेट की तरफ से वो भी पाबंदी लगेगी उसके ऊपर कि उसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल। एक तो ये ऑर्डर हो गया और एक हो गया कॉम्पेंसेशन। अगर आपको पीटा जा रहा है या आपको नौकरी नहीं करने दी, आपके लिए कितना बड़ा मेडिकल या अदरवाइज नुकसान हो गया कि आपके नौकरी नहीं करने दी, आपके कितने साल वेस्ट हो गए, आपको पीटा गया, आप डॉक्टर के पास गए, आपका कितना मेडिकल का खर्चा आ जाएगा। ये इंजरी के लिए भी कॉम्पेंसेशन मैजिस्ट्रेट आपको ग्रांट कर सकते हैं। ये कुछ तरीके के ऑर्डर्स होते हैं। ये देना पड़ेगा, जो भी करने वाला होगा उसी को, जो भी तशद्दुद कर रहा है उसको देना पड़ेगा। और अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपकी सैलरी का जो अकाउंट होता है वो भी मैजिस्ट्रेट आपके वर्क प्लेस को नोटिस भेज सकता है कि इसको अटैच किया जाए। अगर ये पैसे नहीं दे रहे तो सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर इन लेडी को किया जाए। अब ये तमाम जो हुक्म दिए गए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, अगर वो इनको नहीं मानता है तब उसको तो पावर है कि आपको तो उसको जेल भेजने की और उसके ऊपर जुर्माने की, बिल्कुल दोनों सिचुएशंस के अंदर उसको सजा दी जा सकती है। तो ये बहुत अहम है कि यहाँ पर जो आज हमने बात की कि इसके अंदर क्या कुछ कानून के तहत आप कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, और अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है तो उसको फिर जेल का प्रावधान भी है। लेकिन कोशिश यही करें कि जितने भी इस तरह के मामले हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाए। जिस तरीके से अर्चना जी ने कहा कि ये परिवार के जो दोनों पहिए हैं इनका एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंदर आप लोग ये ख्याल रखते हुए अपनी, मुझे लगता है, वैल्यूज़ को ज़्यादा समझना होगा, अपने संस्कारों को समझना होगा ताकि उसको हम आगे ले करके चल सकें। और आज की इस पेशकश में मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद जो गुफ्तगू यहाँ हुई उससे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर हासिल किया होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का कि आपने अपना जो कीमती मशवरे थे वो आज के इस प्रोग्राम में आपने शेयर किए, हमारे नाजरीन तक वो बातें पहुँची। और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आप अपने राय और मशवरे हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है अपना मुल्क अपना आइन @gmail.com। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।